गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 5 और एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। इसमें हम हमारे एनवायरनमेंट में जो इकोसिस्टम है उसमें से एनर्जी कैसे फ्लो होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट कहलाती है, जिसमें दोनों चीज़ें होती है, एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। दोनों लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स जैसे कि जो भी हम देख सकते हैं हमारे आसपास लिविंग फॉर्म में, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, मतलब एनिमल्स में ही आते हैं ह्यूमन, बट स्टिल अब जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप क्या सोच सकते हैं, ये जो भी जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, या जो भी नॉन लिविंग थिंग आपके आसपास है, वो सारी चीज़ें क्या है जिनमें लाइफ नहीं है, जो लिविंग नहीं है, वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब जो एनवायरनमेंट होता है वो अफेक्ट करता है किसको, लाइफ और डेवलपमेंट में जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ और डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, या फिर वाइस वर्सा, है ना। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और जो एनवायरनमेंट है वो भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। ये जो इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के, वो जो इंटरेक्शन है उसे क्या कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ों का कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। अब स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ये जो इकोसिस्टम या फिर एनवायरनमेंट में हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो इंटर रिलेशनशिप कैसे बनता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया डिपेंड ऑन अदर। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने एरिया में जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड होता है। जैसे हाँ ये बात है कि हाँ हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है ना, तो ये अलग चीज़ है। बट इसके साथ में और जो भी क्रीचर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, आपके घर में सब्जी आती है वो क्या है, प्लांट है, प्लांट का ही फॉर्म है। तो वो आप किस पे डिपेंडेंट हो, प्लांट पे डिपेंडेंट हो फॉर फूड, है ना। तो इस तरीके से प्लांट, आपके घर में बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जिन्हें आपने उगाया होगा, तो वाटर के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट आप पे डिपेंडेंट है या फिर वेदर पे डिपेंडेंट है ना। तो ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे पे रिलेशन बन रहा है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट फॉर सम बेसिक नीड्स। बेसिक ज़रूरतों के लिए ही इन्हें ज़रूरत होती है, जैसे कि फूड हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और शेल्टर हो गया। इन चीज़ों के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक तरीके का इंटर रिलेशनशिप है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो स्टडी होती है उसको हम दो बेसिस पे इंटर रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। किसके बीच का है ये रिलेशन, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट का। तो कैसे होगा, पहला तो ये बताया है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारी इन चीज़ों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, ये हम इस बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी जो इंटर रिलेशनशिप है ये इसके द्वारा भी हम स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, इन चीज़ों के साथ में एक लिविंग बीइंग का कैसे बायोटिक जो कंपोनेंट है उसका किस तरीके से रिलेशनशिप है, इसकी भी स्टडी करते हैं। तब हम इस इंटर रिलेशनशिप को हम स्टडी कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसमें इंटर रिलेशनशिप ऑफ
ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो इसको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग बींग्स के, उसको हम कर सकते हैं, फूड चेन का स्टडी कर सकते हैं, हम फूड वेब का स्टडी कर सकते हैं, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स का स्टडी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। और दूसरा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक। तो इसमें हम न्यूट्रिएंट साइकिल देखेंगे कि किस तरीके से हम बायोटिक और हम लिविंग क्रीचर्स नॉन लिविंग क्रीचर्स से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये ये न्यूट्रिएंट किस तरीके से एनवायरनमेंट में फ्लो होता है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल हम देखते हैं। तो इसमें जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सब क्या है, ये मॉडल्स है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को स्टडी करके हम इस इंटर रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत सारे जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इसी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं in general, and these help to predict the environmental conditions। इससे हमें मदद मिलती है कि हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे, है ना। एंड मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट एरियाज, और इससे हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट यहाँ पे ऐसा हुआ था तो बाकी चीज़ों पर कैसा होगा, है ना। अब देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो भी ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एक दूसरे से भी कर रहे हैं और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स से भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक इकोसिस्टम। जब एक बायोटिक कंपोनेंट नॉन एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है वो टुगेदर फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या है? फॉरेस्ट में क्या है? जितने भी लिविंग क्रीचर्स फॉरेस्ट में होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, मतलब ट्रीज वगैरह हैं, तो ये क्या बायोटिक कंपोनेंट है। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? रेन वाटर, सॉइल, ये चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, है ना। तो अब देखते हैं कि इकोसिस्टम जो वर्ड है वो किसने दिया था, कहाँ से आया ये वर्ड। तो इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 1935 में, और एक एनवायरमेंटलिस्ट जिनका नाम A.G. टेंसले था, उन्होंने दिया था। तो ये जो एनवायरमेंटलिस्ट जो शब्द है, जैसे साइंटिस्ट जो साइंस को स्टडी करते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैसे ही जो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं उन्हें हम एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, है ना। तो A.G. टेंसले ने ये वर्ड इकोसिस्टम दिया था, और उनके अनुसार इकोसिस्टम क्या है? द इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एक्सेट्रा। इनका ये कहना था कि जब भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंटर रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, तो वो एक तरीके का साइकिल बना लेते हैं एक्सचेंज का, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का एक्सचेंज का एक साइकिल ऐसा बना लेते हैं कि इसे ही हम कंटिन्यूसली जो वो चलता रहता है। तो ये इकोसिस्टम कहलाता है टेंसले के हिसाब से। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बेस्ड मेनली ऑन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? जो हमने पढ़ा वहाँ पे कि न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ते हैं हम, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो इकोसिस्टम में वेब, फूड वेब वगैरह पढ़ते हैं। तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है एक इकोसिस्टम में, और न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं एक इकोसिस्टम में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम, और इन शॉर्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक शॉर्ट फॉर्म है, मेन उसका नाम क्या है? एनवायरमेंटल सिस्टम।
अब जो इकोसिस्टम होता है वो एकदम कांस्टेंट नहीं होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। कैसे आती हैं? कंडीशंस इन एन इकोसिस्टम अंडरगो कंटिन्यूअस चेंजेस ड्यू टू डाइवर्स नेचुरल फिनोमेना। बहुत तरीके के नेचुरल फिनोमेना से एक इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंसेस आती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन से भी उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं इकोसिस्टम में, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो इकोसिस्टम में डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन पहले के समय में डीडीटी करके एक दवाई होती थी, तो जैसे कि एक फील्ड होता है, तो वहाँ पे फील्ड में क्रॉप्स में हमारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते थे, तो पेस्टिसाइड में डीडीटी करके होता था, तो वो उन कीट को तो मतलब कि जो कीड़े होते थे उन्हें तो मार देता था, बट वो साथ ही में जो पानी है उसमें चला जाता था, तो पानी के अंदर मछली है, मछली में चला गया, और अल्टीमेटली जब मछली को इंसान खा रहा है तो उसके अंदर भी वो डीडीटी चला गया। तो इस तरीके से ये जो इकोसिस्टम है उसमें वो कुछ जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। तो मेजर जो चेंज हमें देखने को मिलता है आज के डेट में, तो वो है ह्यूमन इंटरवेंशन से, है ना। अब एग्जाम्पल ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट में हम जब हम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स की इनका जो रिलेशनशिप है उसको जब हम स्टडी करते हैं, तो कि उसमें एक एग्जाम्पल आपने 9th में पढ़ा होगा, कानीमर्ची ऑफ कुटुम्बसर केव्स, है ना। तो ये हो गया एक इकोसिस्टम। और अगर हम लार्ज इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत लार्ज बोलने से ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे वर्ल्ड में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी है। तो पानी कहाँ पे है? ओशन में। तो जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो है ओशन में। और अब अगर स्मॉल इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो सबसे छोटी चीज़ क्या है हमारे वर्ल्ड में? तो सबसे छोटी चीज़ है सेल। तो सेल सिर्फ एक हमारे शरीर की सेल की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो इकोसिस्टम है, एक सिंगल सेल से भी कितने ही सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना। तो सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी एक पूरी तरीके से एक सेलुलर एनवायरनमेंट होती है, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, हर जगह इकोसिस्टम मौजूद है। अब खैर इकोसिस्टम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बुक में दिया हुआ है कि ये जो इकोसिस्टम है, पहले इसे इकोसिस्टम नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था इकोलॉजी। क्या कहा जाता था? इकोलॉजी। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अर्नस्ट हैकेल ने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, ये जो टर्म है इकोलॉजी को। और किस चीज़ के लिए यूज़ किया था? फॉर द स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी करें ऐसे कि वो हमारा घर है, मतलब नेचर को ही अपना घर मान लिया मतलब फैमिली मान ली। द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म इको इन ग्रीक इज हाउस एंड लोगोस इज स्टडी। तो इकोलॉजी जो शब्द है, इको का मतलब यहाँ पे ग्रीक में हम बोलते हैं हाउस, हमारा घर। लॉजी यानी स्टडी, मतलब घर की ही स्टडी, जो हमारा एनवायरनमेंट है वही हमारा घर है। और इस वजह से इकोलॉजी का मतलब हाउस की, अपने ही हाउस की स्टडी। द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी वॉज एक्सटेंडेड इन ईयर 1869 to the study of mutual interdependence between plants and animals as well as their environment. But 1869 में ये जो टर्म है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, सिर्फ मतलब ये हमारे हाउस की, यानी कि नेचर की स्टडी नहीं, मतलब नेचर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच में कैसा इंटर रिलेशनशिप है, कैसा इंटर डिपेंडेंस है, इसकी स्टडी को बाद में इकोलॉजी कहा गया। तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ आइडेंटिफाइंग इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशंस को जानने, पहचानने और स्टडी करने का
जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो क्या है, इकोलॉजी है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, और साथ में एनवायरनमेंट भी इसके अंदर आता है। एनवायरनमेंट अमॉन्ग मतलब जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। इंटर रिलेशनशिप कुड बी रिलेटेड टू फूड, किस तरीके से के हो सकते हैं, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स के तरह से हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की तरह से हो सकता है, पैरासाइटिज्म भी हो सकता है, मतलब परजीविता, एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लाइफ साइकिल, एनवायरनमेंट का किस तरीके से लाइफ साइकिल पे इफेक्ट होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट में हमारे कितने चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे टिड्डे जो हैं वो फसलों पर अटैक कर रहे हैं, तो वो फसलों को खा रहे हैं, वो पूरे झुंड के झुंड आ रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो टिड्डे कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस आई है, इस वजह से इतनी बड़ी मात्रा में आए हैं। तो वो आ रहे हैं और हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और हमारे क्रॉप्स को जब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो क्रॉप्स को कंज्यूम करने वाले जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनको भी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है कि हमारे पास भी क्रॉप्स नहीं बच रहे, हमारे पास भी पैदावार नहीं है, कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भोजन नहीं बच रहा है। तो इस तरीके से एक छोटी सी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड होता है। आगे भी हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से एक लाइफ साइकिल का इफ़ेक्ट जो होता है एनवायरनमेंट पे, इनका लाइफ साइकिल पे जो इफ़ेक्ट होता है, ये भी इसके अंदर आता है। दीज आर सेवरल अदर्स हैव बीन स्टडीड ओवर टाइम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंटर रिलेशनशिप्स, और भी इसमें स्टडी की गई है। अब हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम, जिसे पहले इकोलॉजी भी कहा जाता था, अब जो इकोसिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स हम जान रहे हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर हम देख रहे हैं कि एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर आती हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स में को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो चीज़ों से, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके नीचे और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, वो एकदम स्क्रैच से वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन फूड बनाता है? जो बेसिक प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, वो किसी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर ये हो गए। कंज्यूमर, एनी अदर लिविंग बीइंग जो प्लांट को कंज्यूम करता है या दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, वो हो गया कंज्यूमर। और डीकम्पोजर, जब चीज़ें जो लिविंग थिंग्स है वो ख़त्म हो जाती है तो या उसे कंज्यूम कर लिया जाता है, तो उसे वापस डिकम्पोज करके उसके कंपोनेंट्स को और फर्दर डिवाइड करके उसको वापस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में मिलाने वाले कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। जो भी सड़ता है, खराब होता है, वो चीज़ें किस चीज़ की है? डिकम्पोजर्स की। तो ये कंज्यूमर को हम फिर और फर्दर देख सकते हैं कि हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट्स। तो हर्बीवोर तो जो वेज, मतलब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो खाते हैं वो हर्बीवोर हो गए। कार्निवोर जो एनिमल्स खाते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, है ना। ओमनीवोर जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर, दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सभी चीज़ों के लिए, मतलब अपने फूड के लिए, खासकर फूड के लिए अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। वो दूसरे से न्यूट्रिएंट लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल जानते हैं, अमर बेल। आपने देखा होगा ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कुछ पीली पीली बेल दिखती हैं। वो क्या है? वो एक पैरासाइट है। वो खुद के लिए खाना नहीं बनाता है, वो प्लांट से कनेक्ट होकर प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है उसको चूस लेता है ना। तो वो होता है पैरासाइट।
अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल दिया है हमारी बुक में, इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म। जो चावल की खेती होती है तो वहाँ की इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स तो प्रोड्यूसर होते ही हैं, बट राइस फार्म में कौन है? राइस प्लांट्स हैं। और अदर कंज्यूमर्स कौन है? और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस राइस फार्म के अंदर आते हैं या उससे बेनिफिट लेते हैं या उसे खाते हैं या वहाँ पे रहते हैं, वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किसके अंदर आएंगी? ये सारे कंज्यूमर्स के अंदर आएंगे। सेवरल ऑर्गेनिजम्स थ्राइव इन अ राइस फार्म फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग सीजन। मतलब जब बोया जाता है धान को, उससे हार्वेस्टिंग सीजन तक, जब तक काटा जाता है, खेतों से निकाला जाता है, तब तक के और उसके बाद भी जो भी ऑर्गेनिजम्स उस राइस फार्म में होते हैं वो क्या है? वो सारे कंज्यूमर्स हैं। अब सम ऑर्गेनिजम्स थ्राइव इन, किस में रहते हैं? मतलब उस इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं ये सारे। कुछ जो है सॉइल में होंगे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपका केचुआ वगैरह हो गया, तो ये क्या है? ये एक सॉइल का ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। वाटर, इतना पानी भरा होता है, कुछ ऐसे भी वाटर के अंदर रहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो राइस प्लांट के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि कुछ कीड़े वगैरह हो गए जो राइस पे फीड करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोसिस्टम, जो राइस फार्म का इकोसिस्टम है, उसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी ओकेशनल विजिटर्स भी होते हैं। ओकेशनल विजिटर्स यानी जो परमानेंटली वहाँ पे नहीं रहते, कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स हो गए, या फिर हम अगर बात करें लोकस्ट की, वो भी एक तरीके से हमारे ओकेशनल विजिटर्स जो टिड्डे अभी आए थे वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फूड वेब बनी हुई है राइस फार्म की, है ना। इसको हम स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि राइस फार्म में कितने सारे आपको देख रहे हैं कि रैबिट है, स्क्विरल है, रैट है, सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, स्पाइडर हो गया, और हर्बीवरस इंसेक्ट्स है, कार्निवोरस इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग है, स्नेक, ऑल, ह्यूमन, फॉक्सेस, बहुत सारे इस तरीके से हैं। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो इकोसिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है राइस फार्म का, उसमें बता रहे हैं कि ये एक फूड चेन दिखा रहा है अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स का, यानी कि 1 हेक्टेयर का राइस फार्म का। 1 हेक्टेयर अंदर कितने राइस प्लांट्स होंगे? 10 लाख समथिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस प्लांट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है 1000 रैट्स जो हैं इस राइस प्लांट्स पे, इतने राइस प्लांट्स पे फीड करते हैं, ऐसा इसमें दिखा रहा है। 50 स्नेक्स, एक दिया है डेटा कि 50 स्नेक्स इसमें आपको मिल जाएंगे, मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर। और 5 हॉक्स इन पे फीड करते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर के जो राइस फार्म है उसमें इतने सारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं कि ये सारे इस पे डिपेंडेंट हैं, मतलब फूड के लिए। What are the different food chains that you may observe in the given food web? Select and write any 5 of them. तो हम यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। आपको फूड वेब दिख रहे हैं। लेते हैं हम यहाँ पे। आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्रॉप है यहाँ पे, उसके ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे उस पे फीड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैबिट हो गया, रैबिट पे के ऊपर यहाँ पे आपको फूड चेन जैसे हम मार्क करते चल रहे हैं। रैबिट हो गया, जो राइस फार्म है उसके ऊपर रैबिट है, उस पर फॉक्स है, और रैबिट को ह्यूमन भी खा रहा है, तो ये एक हो गया फूड चेन, है ना। फिर स्क्विरल हो गया, इस तरीके से वो फॉक्स और आउल स्क्विरल को खा रहे हैं। फिर रैट हो गया, तो रैट को आउल खा रहा है।
स्नेक खा रहा है और फॉक्स खा रहा है। इस तरीके से 3 हो गए। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे कि एक छोटी मछली हुई श्रिम्प जैसी, और उस पर एक बड़ी मछली जो है वो खा रही है। तो ये मछली को कौन खाता है? एक ह्यूमन खाता है और आउल खाता है। वैसे ही प्लांट पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस इंसेक्ट, उसको एक कार्निवोरस इंसेक्ट खा रहा है, और इसको फ्रॉग भी खा रहा है, और फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इसमें फूड चेन आप खुद ही देख सकते हैं, और कोई भी 5 आप लिख सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फूड चेन्स। ये तो आपने देख लिया कौन कौन से हैं। विच ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर्स इन द गिवन फूड चेन। इसमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स हैं? तो ये जो प्लांट क्रॉप जो दिख रही है उसको छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ही क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि वो खुद अपना खाना नहीं बना रहे। वो किस पे डिपेंडेंट है? या तो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, या तो मतलब अदर एनिमल पे डिपेंडेंट है, या तो आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो हाउ मेनी राइस प्लांट्स वुड फीड अ रैट। तो पहले हमें डेटा मिला था कि राइस प्लांट्स हैं यहाँ पे, हाँ, ये डेटा मिल गया हमें। तो 10 लाख राइस प्लांट्स हैं, उस पर 1000 रैट्स हमें दिख रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि 1 रैट कितना प्लांट को वो कंज्यूम करता होगा, तो फिर आप देख सकते हैं डिवाइड करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि 100 राइस प्लांट्स के ऊपर एक रैट जो है वो 100 राइस प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉक फीड्स ऑन हाउ मैनी स्नेक्स। ये भी रिलेशन हमें दी हुई थी, हाँ ये दी हुई है कि 50 स्नेक्स जो हैं वो उनको कंज्यूम कर रहे हैं 5 हॉक्स। तो एक अगर हॉक कितना कंज्यूम कर रहा है इसे हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 10 स्नेक्स को कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रैट्स आर किल्ड हाउ वुड इट इफेक्ट राइस प्लांट्स, स्नेक्स एंड हॉक्स। अब इसमें से हम देखते हैं, अगर हम रैट को कैंसिल आउट कर दें, मतलब रैट खत्म हो गया, ठीक है, तो रैट किसको किसको नहीं मिल पा रहा है? एक तो फॉक्स को नहीं मिल पाएगा, और आउल को नहीं मिल पाएगा, और स्नेक को भी नहीं मिल पाएगा। रैट है ना, रैट अगर ख़त्म हो जाता है तो अगर हमने जैसे दवाई मार दी, दवाई छिड़क दी और रैट को ख़त्म कर दिया, तो किस पे इफ़ेक्ट आएगा? फॉक्स पे, आउल पे और स्नेक पे आएगा। तो 2 चीज़ें होंगी, अगर वहाँ पे और कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं है उनको अवेलेबल, तो इन पे ही डायरेक्ट असर आएगा और इकोसिस्टम पे असर आएगा। और अगर अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्क्विरल है, रैबिट है, जिन पे ये और फीड करते हैं, जैसे फॉक्स फीड कर रहा है, तो वो उन पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा कि उनका शिकार ज़्यादा होने लगेगा। और अल्टीमेटली एक जो है एक रैट के ख़त्म हो जाने से बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स को खतरा भी हो जाएगा और ये पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, how do you think the killing of all rats would affect the population of squirrels and herbivorous insects। ये हमने देखा कि जैसे अगर हम रैट ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे से, तो इसका इफेक्ट किस पे पूछ रहा है? स्क्विरल पे पूछ रहा है, और अदर हर्बीवोरस इंसेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा ये पूछ रहा है। तो ये जैसे अगर रैट ख़त्म हो जाता है तो अगेन फॉक्स को कुछ नहीं मिलेगा, रैट नहीं मिलेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? स्क्विरल पे डिपेंड करेगा, स्क्विरल को ज़्यादा वो खोजेगा। और वैसे ही जैसे आउल को अगर नहीं मिल रहा है तो आउल किस पे फीड कर रहा है? एक इंसेक्टिवोरस बर्ड पे फीड कर रहा है, और इंसेक्टिवोरस बर्ड जो है वो हर्बीवोरस इंसेक्ट पे फीड कर रही है। तो ये इंसेक्टिवोरस हर्बीवोरस जो इंसेक्ट है उस पे ये इनडायरेक्टली इस पे असर पड़ेगा। आउल ज़्यादा इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को खाने लगेगी, और इंसेक्टिवोरस
बर्ड्स अगर कम हो जाएंगी तो हर्बीवोरस इंसेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस है नेचर का, इकोसिस्टम का, वो बिगड़ जाएगा। थैंक यू।